हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्लास 11 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है वेक्टर। ओके, तो वेक्टर पूरी फिजिक्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। वेक्टर का यूज हर चैप्टर में आएगा आपको। ओके, तो इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से और अच्छे से पढ़िए ताकि हमारे जो आने वाले चैप्टर्स हैं यदि उसमें वेक्टर का यूज आया तो हम उसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकें। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये लेक्चर नंबर फर्स्ट है वेक्टर का। तो फर्स्ट हेडिंग लगाइए ऊपर, चैप्टर 3 वेक्टर्स। ओके बेटा, वेक्टर सबसे पहले हम बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी की। स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी बेटा वो क्वांटिटी होती है जिसके पास ओनली मैग्नीट्यूड होता है, जिसके पास सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। ओके, तो लिख लीजिए बेटा, द क्वांटिटी having only magnitude is called scalar quantity. It's called scalar quantity. ओके, तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास सिर्फ केवल मैग्नीट्यूड हो, ओके, उसको क्या करते हैं हम लोग, स्केलर क्वांटिटी है। इसका कुछ एग्जांपल लिख लीजिए। एग्जांपल है टाइम, एनर्जी, टाइम हो गया आपका, एनर्जी हो गया, स्पीड हो गया, डिस्टेंस हो गया, एटसेट्रा। ओके, और हम स्केलर क्वांटिटी को अलजेब्रा के, जो आपका अलजेब्रा का ऑर्डिनरी रूल होता है उसके अकॉर्डिंग ऐड करेंगे। ओके, तो ऐसी क्वांटिटी जिसमें केवल क्या मैग्नीट्यूड हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्केलर क्वांटिटी। नोट कर लीजिए डेफिनेशन। नेक्स्ट हेडिंग है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो आइए इसके डेफिनेशन की बात करते हैं। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो। ओके, क्या कहा बेटा हमने, ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, वो सभी क्वांटिटी क्या कहलाती है, वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। तो इसका डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा, द क्वांटिटी having both magnitude and direction is called, having both magnitude and direction, एक चीज और, and obeys vector law of addition is called vector quantity, is called वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल कौन कौन है बेटा, आपका फोर्स है और वेलोसिटी है
डिस्प्लेसमेंट है, ओके। और भी वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन है? मोमेंटम है, एक्सेलरेशन है, एटसेट्रा। ये सभी आपकी कैसी क्वांटिटी है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करता हो, वो सभी क्वांटिटी क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान डेफिनेशन है। तो आइए अब समझते हैं कि वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी। ऐसे ही मैं जनरल एक एग्जांपल दे रहा हूं, आपको नोट नहीं करना, ओके। मान लीजिए आप इस पोजीशन पे खड़े हो, ठीक है। इस चौराहे से इस डायरेक्शन में एक स्वीट शॉप है, मिठाई की दुकान है, ठीक। और आपसे कहा जाए कि इस पोजीशन से मिठाई की दुकान जो है 10 किलोमीटर है। मान लीजिए कितना किलोमीटर है? 10 किलोमीटर है। तो यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है और यहाँ से यहाँ तक 5 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर है। तो आप जब यहाँ पहुँचे तो आपसे किसी से पूछा कि भाई बताओ मिठाई की दुकान कहाँ पर है, मुझे जाना है। तो उसने कहा कि 10 किलोमीटर यहाँ से दूर है। अब आप यहाँ से सोचे कि किस डायरेक्शन में चलूँ, इधर जाऊँ किधर जाऊँ, तो आप सीधे चले गए 10 किलोमीटर, ठीक है। वापस से 10 किलोमीटर गए, यहाँ पहुँच गए, ठीक है। आपने इधर उधर खूब ढूंढा, आपको मिठाई की दुकान नहीं मिली। फिर वापस से किसी आदमी से पूछा आपने, तो यहाँ से उसने बोला कि भाई 5-5-10 किलोमीटर दूर है। तो आप यहाँ आए, मान लीजिए इस तरफ चले गए 10 किलोमीटर, फिर यहाँ इस पोजीशन पे पहुँच गए। तो आप ऐसे ही मतलब डायरेक्शन न होने की वजह से आप इधर से उधर भटक रहे हैं, ओके। यदि आपको किसी ने सही इन्फॉर्मेशन दी होती कि इस चौराहे से आप जो है ईस्ट की डायरेक्शन में, ठीक है, 5 किलोमीटर चले जाइए इस तरफ, तो आपको मिठाई की दुकान मिल जाएगी। तो इसलिए हमें वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये छोटा सा कहानी था, आप लोगों को समझ आया होगा। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखिए बेटा, हेडिंग रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ओके। हम लोग बेटा वेक्टर को एरो से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एरो से डिनोट करते हैं। और आपका जो ये वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग कहते हैं टेल, और ये वाला पोर्शन जो होता है उसको कहते हैं हेड। क्या कहते हैं बेटा? हेड। और ये इस एरो की जो लेंथ होती है, इस एरो की लेंथ, ये क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है बेटा। क्या रिप्रेजेंट करती है? मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, ओके। और इसकी एरो किस चीज को रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन। क्या रिप्रेजेंट करती है बेटा? डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, ओके। तो आपको समझ आ गया होगा कि इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और ये एरो जो होता है वो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इस वाले जो आपका पीछे वाला पोर्शन उसको टेल कहते हैं, और जो आपका आगे पोर्शन उसको क्या कहेंगे बेटा? हेड कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? हेड कहते हैं। तो मान लीजिए मैं एक ऐसे एग्जांपल दे रहा हूँ कि वेक्टर F इज इक्वल टू 5 न्यूटन ईस्ट, 5 न्यूटन ईस्ट आपको रिप्रेजेंट करना है। क्या करना है? रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले आप बोलेंगे सर 5 न्यूटन को कैसे रिप्रेजेंट करें, कोई स्केल तो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो मान लीजिए आपने एक स्केल ले लिया, 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। आपने एक स्केल ले लिया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन। तो ये 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना न्यूटन हो जाएगा? 5 न्यूटन। बोलोगे सर एक 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, और ईस्ट डायरेक्शन है तो इस डायरेक्शन में एरो लगा दीजिए, और यहाँ पे लिख दीजिए वेक्टर F इज इक्वल टू 5 न्यूटन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है।
आप लोग को पता है ना डायरेक्शन, इस तरफ बेटा ईस्ट की डायरेक्शन होती है, इस तरफ क्या होती है वेस्ट, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है नॉर्थ, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन होती है साउथ, साउथ की डायरेक्शन होती है। ओके, तो नोट कर लीजिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट हेडिंग है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। आइए देखिए, ये आपका ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। मान लीजिए कोई वेक्टर है, ये इस डायरेक्शन में है और यहां से 45 डिग्री एंगल बना रहा है, तो बेटा ये जो डायरेक्शन होगी उसको हम बोलेंगे नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। अगर वेक्टर इस तरफ है 45 डिग्री, जिसको क्या बोलेंगे वेस्ट नॉर्थ या नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, अगर वेक्टर 45 डिग्री एंगल बनाते हुए इस डायरेक्शन में है तो इसको हम बोलेंगे साउथ वेस्ट डायरेक्शन। कौन सी डायरेक्शन बेटा, साउथ वेस्ट डायरेक्शन। और अगर वेक्टर इस तरफ है तो इसको हम लोग बोलेंगे साउथ ईस्ट डायरेक्शन। एंगल कितना होना चाहिए, 45 डिग्री हो तब। ओके, मान लीजिए एंगल 45 से कुछ डिफरेंट आ गया, तब देखिए उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। बेटा मान लीजिए ये आपका वेक्टर है, ठीक है, ये क्या है वेक्टर है, और यहां से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे बेटा, देखिए इसके डायरेक्शन को पहले लिखिए 60 डिग्री, 60 डिग्री इस लाइन से ये ऊपर की तरफ है, दैट मीन्स कि नॉर्थ की तरफ गया है। ये ईस्ट की डायरेक्शन से किधर गया है, नॉर्थ की तरफ, तो 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। क्या लिखेंगे बेटा, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए मान लीजिए वेक्टर इस डायरेक्शन में है, यहां से 30 डिग्री बना रहा है, ठीक है। अब बोलोगे सर ये वेस्ट की डायरेक्शन है, इससे ऊपर नॉर्थ की तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे 30 डिग्री 30 डिग्री किधर गया है, नॉर्थ ऑफ वेस्ट, वेस्ट से किधर गया है, नॉर्थ में गया है, ठीक है ना। इसको इस तरफ लिख लीजिए, 60 डिग्री ये किधर है, नॉर्थ में, किस से, ईस्ट से, नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ओके, तो इस तरीके से हम वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर लेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो चलिए एक आध एग्जांपल करते हैं। ओके, रिप्रेजेंट फॉलोइंग वेक्टर, ठीक है। आपको जो वेक्टर दिए गए हैं उसको रिप्रेजेंट करना है। 5 न्यूटन 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। क्या दिया गया बेटा, साउथ ऑफ ईस्ट मान लीजिए, इसको आपको रिप्रेजेंट करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप क्या लेंगे बेटा, स्केल लेंगे। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 न्यूटन, तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना न्यूटन हो जाएगा, आप बोलोगे सर 5 न्यूटन, ठीक है। आप इस तरीके से बना लीजिए अपना डायरेक्शन, यहाँ पे ईस्ट डायरेक्शन, वेस्ट नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है, यहाँ पे साउथ। अब देखिए 5 न्यूटन 37 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट, साउथ ऑफ ईस्ट लिखा है बेटा, ध्यान से देखिएगा। मतलब ईस्ट से किधर गया है, साउथ में गया है, तो ईस्ट से साउथ इस तरफ आएंगे, ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ठीक है।
अगर हमारे पास प्रोटेक्टर वगैरह होता, ठीक है, तो हम मेजरमेंट करके बनाते हैं एग्जैक्ट। तो मान लीजिए कि ये 37 डिग्री हुआ। देखिए 37 डिग्री साउथ में गया है, किससे? ईस्ट से। तो ईस्ट से साउथ इस तरफ जाएंगे और ये एंगल कितना होगा? 37 डिग्री होगा बेटा। कितना होगा? 37 डिग्री होगा। और इसकी लेंथ कितनी खींचेंगे हम लोग? 5 सेंटीमीटर। ये कितनी लेंथ होगी? ये 5 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, जो कि आपको रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर एफ इक्वल टू 5 न्यूटन को, क्योंकि हमारा स्केल तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 न्यूटन है। तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से लेंथ खींचेंगे और एरो लगा देंगे, तो 5 न्यूटन को रिप्रेजेंट करेगा। और ये रहा आपका डायरेक्शन। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए एक और करते हैं, नोट कर लीजिए। सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी है बेटा, ठीक है, वेलोसिटी है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो सबसे पहले इसके ले लीजिए 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आपका 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड। ओके, तो आप इस तरह से डायरेक्शन बना लीजिए। सबसे पहले ये है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखिए 2 मीटर पर सेकेंड 30 डिग्री है नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से नॉर्थ में है। ईस्ट से नॉर्थ इस तरफ जाना पड़ेगा और कितना डिग्री जाना पड़ेगा? 30 डिग्री बेटा। कितना डिग्री? 30 डिग्री। ये लाइन मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है, लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी? 2 सेंटीमीटर की होगी। तो ये लाइन कितने सेंटीमीटर की ड्रॉ कीजिएगा? 2 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कीजिएगा, ठीक है। और छोटा सा कर देता हूँ ताकि आपको समझ आए। ये लाइन कितने सेंटीमीटर की होगी? 2 सेंटीमीटर की होगी। क्यों होगी 2 सेंटीमीटर की? क्योंकि आपका स्केल है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड। तो ये रिप्रेजेंट कर देगा आपका 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 30 डिग्री नॉर्थ इससे ईस्ट से। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट related to important point related to vector. First, on rotating, first लिखिए, on rotating 2 पाई, 2 पाई को हम लोग कितना डिग्री बोलते हैं बेटा? 360 डिग्री। ऑन रोटेटिंग 2 पाई और 360 डिग्री ए वेक्टर डज नॉट चेंज, ए वेक्टर डज नॉट चेंज, ठीक है। यदि बेटा आपका कोई वेक्टर गिवन है, ठीक है, मान लीजिए कि ये कोई वेक्टर गिवन है, वेक्टर ए है, ठीक है, यहाँ पे है। आप इसको 360 डिग्री रोटेट करा दीजिए, यहाँ से इसको पकड़िए, ऐसे घुमा दीजिए। क्या ये वेक्टर चल के यहीं पे आ जाएगा? बिल्कुल। आप उसको 360 डिग्री घुमा देंगे तो वेक्टर कहाँ पे आ जाएगा? उसी पोजीशन पे आ जाएगा। इसलिए वेक्टर में कोई चेंज नहीं होता है यदि हम किसी वेक्टर को 360 डिग्री रोटेट करा दे तो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, ए वेक्टर कैन शिफ्ट parallel to itself, a vector can shift parallel to itself। मतलब कोई वेक्टर अपने मतलब पैरेलल है तो वो शिफ्ट कर सकता है। जैसे देखिए, मान लीजिए ये वेक्टर ए है और आपका वेक्टर बी है। ओके, तो इसको शिफ्ट कर सकते हैं इसके पैरेलल। उसी वेक्टर के क्या हो सकता है? ए वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। उस वेक्टर के क्या पैरेलल जो है वो शिफ्ट हो सकता है। ओके,
ठीक है, ए वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ। ओके, हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं उसी के पैरेलल। ये दोनों कैसे वेक्टर है बेटा? पैरेलल वेक्टर है। कैसे वेक्टर है? पैरेलल वेक्टर है। तो हमने इसको शिफ्ट कर दिया। ओके, या इस तरीके से कह लीजिए, अगर ये वेक्टर है, इसको आपको, ये वेक्टर है, एक वेक्टर है मान लीजिए, इसको शिफ्ट करना है तो इसको आगे शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, या इसको इस तरफ शिफ्ट करना है तो इसको इस तरफ शिफ्ट कर दीजिए। ठीक है, सिंगल वेक्टर है तो ये वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ, वो अपने वेक्टर खुद के पैरेलल शिफ्ट हो सकता है। ये सेकंड पॉइंट है आपका। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसमें ये वाला डायग्राम बनाइएगा आप लोग, जो वेक्टर ये वाला था, दो वेक्टर वाला मत बनाइए क्योंकि वहां पे इटसेल्फ है तो एक ही वेक्टर यूज करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट है द एंगल बिटवीन टू वेक्टर is the smaller of angle between the vector when vectors are joined tail to tail। ठीक है, थर्ड पॉइंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए कि आपके पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, टेल से टेल जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, इनका टेल से टेल क्या हुआ है? जुड़ा हुआ है। तो इनके बीच में देखेंगे आप दो एंगल बन रहा है, ये कि, ठीक है, एक एक्यूट एंगल बन रहा है और पीछे की तरफ ये वाला एंगल रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहता है इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका थर्ड, द एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज द स्मॉलर ऑफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर व्हेन वेक्टर्स आर ज्वाइंड टेल टू टेल। ओके, तो इसमें से हम कौन सा एंगल लेंगे? बड़ा वाला लेंगे कि छोटा वाला? तो बोलोगे सर बड़ा वाला तो नहीं लेंगे, हम ये छोटा वाला एंगल लेंगे। ठीक है, इसको कंसीडर करेंगे क्योंकि रूल्स हमारा यही करता है। तो आपको समझ आ गया होगा। ठीक, नोट कर लीजिए। मैं कुछ एग्जांपल करते हैं इस पर। ठीक है, एग्जांपल, ये वेक्टर ए है, आपका वेक्टर बी है। मान लीजिए इसके बीच का एंगल है 60 डिग्री है। और एग्जांपल 2 है, ये 120 डिग्री। कितना डिग्री है बेटा? 120 डिग्री। आपका वेक्टर ए है, ये आपका वेक्टर बी है। ओके, क्वेश्चन वही है, दोनों के लिए सेम है। फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर, फाइंड एंगल बिटवीन द वेक्टर। चलिए देखिए, हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहता था? दो वेक्टर जब टेल से टेल जुड़े हों, तो पहले क्वेश्चन में देखिए क्या दोनों वेक्टर टेल से टेल जुड़े होंगे? जुड़े हैं? बोलोगे सर हाँ, ये दोनों वेक्टर टेल से टेल जुड़े हैं। क्या उनके बीच में दो एंगल, एक छोटा एंगल बन रहा है और एक बड़ा वाला एंगल बन रहा है? तो हमें कौन सा एंगल लेना है? छोटा वाला एंगल लेना है। तो इसका आंसर सीधे क्या हो जाएगा? 60 डिग्री। ओके, एंगल बिटवीन वेक्टर इज 60 डिग्री। एंगल बिटवीन वेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, एंगल बिटवीन वेक्टर इज इक्वल टू 60 डिग्री। चलिए नेक्स्ट देखिए।
इस वाले क्वेश्चन में क्या ये दोनों वेक्टर टेल से टेल जुड़े हैं? नहीं जुड़े हैं। इसका टेल इसके हेड से जुड़ा है, तो इस वेक्टर को हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल शिफ्ट कर देंगे बेटा। इस वेक्टर को क्या करेंगे, इसके पैरेलल हम शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। इस वेक्टर को हमने आगे शिफ्ट कर दिया। सेकंड रूल क्या कहता था, ए वेक्टर कैन शिफ्ट पैरेलल टू इटसेल्फ, तो इस वेक्टर को हमने आगे बढ़ा दिया। तो अब देखिए ये टेल से टेल जुड़ गया, तो अब टेल से टेल जुड़ गया तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये टोटल एंगल 180, तो 180 में से 120 माइनस हुआ तो ये एंगल कितना हो गया, 60 डिग्री बेटा। कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। और इसके बीच में ये बड़ा एंगल बन रहा है, तो आपको लेना कौन सा है, बड़ा एंगल की छोटा एंगल, तो छोटा एंगल, ठीक है। तो इसका भी आंसर क्या हो गया बेटा, एंगल बिटवीन वेक्टर इज 60 डिग्री। इज इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा रूल्स, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर, ओके। कुछ वेक्टर के टाइप्स से हम उनके डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर। फर्स्ट, इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, इसकी डेफिनेशन लिखिए, टू वेक्टर्स आर इक्वल if they have equal magnitude, same direction, and same unit, तो बेटा दो वेक्टर आपस में इक्वल कब होंगे, जब उनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो और उनका डायरेक्शन भी क्या हो, सेम हो, और उनका यूनिट भी क्या हो, सेम हो, ओके। तो नोट कर लीजिए। सेकंड देखिए, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर क्या होता है, वेक्टर इन इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन बेटा, बट अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। मान लीजिए आपके पास वेक्टर ए है इस डायरेक्शन में, ठीक है। आपको नेगेटिव ऑफ वेक्टर बनाना है, मतलब माइनस ए बनाना है। आप बोलोगे सर इस तरफ इसकी डायरेक्शन को अपोजिट कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा आपका माइनस ए वेक्टर। ये क्या हो जाएगा बेटा आपका माइनस ए वेक्टर, ठीक है। आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसकी डायरेक्शन को उल्टा करके बना दीजिए, वो क्या हो जाएगा निगेटिव वेक्टर। वो क्या हो जाएगा बेटा निगेटिव वेक्टर। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। थर्ड, पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर्स, बेटा दो वेक्टर पैरेलल तब होंगे जब उनके बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री हो। एंगल बिटवीन देम आर 0 डिग्री। कितना डिग्री बेटा 0 डिग्री। भाई समझते हैं वेक्टर आपका पैरेलल वेक्टर कैसा होगा। ये वेक्टर ए है, ठीक है, और मान लीजिए वेक्टर बी है, तो इनके बीच का एंगल कितना है बेटा 0 डिग्री है। क्यों, क्योंकि दोनों कैसे हैं सेम डायरेक्शन में। कैसे है बेटा सेम डायरेक्शन में। या ऐसे कह लीजिए ये भी क्या है पैरेलल वेक्टर है, ये भी क्या है बेटा
पैरेलल वेक्टर हैं। तो आपको समझ आ गया होगा, पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनके बीच का एंगल कितना हो, 0 डिग्री। फोर्थ, एंटी पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, ठीक है। तो एंटी पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जिनके बीच का एंगल कितना हो, 180 डिग्री हो। कितना हो बेटा, 180 डिग्री, 180 डिग्री, ठीक है। तो अगर इस तरफ वेक्टर ए है तो इस तरफ क्या होगा बेटा, वेक्टर बी होगा। इस तरफ क्या होगा, वेक्टर बी होगा। इनके बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे कर लीजिए, ये वेक्टर ए है तो आपका इस तरफ क्या होगा, वेक्टर बी। तो ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे हैं, एंटी पैरेलल वेक्टर। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट है बेटा कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर। when vectors lie on the same line, जब वेक्टर बेटा एक ही लाइन में पड़े हों, ठीक है, एक साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं। मान लीजिए आपकी लाइन है, इसमें दो वेक्टर हैं, यहाँ पे इस तरह से वेक्टर ए है और इस तरफ है वेक्टर बी। तो इन दोनों वेक्टर को हम क्या कहेंगे बेटा, कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, ठीक है। नेक्स्ट कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर, कोप्लेनर वेक्टर। Vectors lie on the same plane, vectors lie on the same plane, lie on the same plane। जब वेक्टर्स बेटा सेम प्लेन में होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर, ओके। जैसे आपका सेम प्लेन क्या होगा, एक्स वाई प्लेन हो गया, ठीक है। एक्स वाई प्लेन में दोनों वेक्टर हों, या वाई जेड प्लेन में दोनों वेक्टर हो, या एक्स जेड प्लेन में दोनों वेक्टर हों, ठीक है। अगर आपको फिगर से समझना है तो मान लीजिए ये आपका एक्स वाई है, ठीक है, ये जेड है, जेड ऐसे बाहर की तरफ है। तो एक्स वाई प्लेन में मान लीजिए दो वेक्टर हैं, इस तरफ है वेक्टर ए और इस तरफ है वेक्टर बी। इनके बीच का एंगल मान लीजिए 30 डिग्री है। तो दोनों वेक्टर किस प्लेन में है, एक्स वाई प्लेन में, सेम प्लेन में है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन। नेक्स्ट बेटा 7th नंबर, कंकरेंट वेक्टर, कंकरेंट वेक्टर। आइए इसका डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। टू और मोर वेक्टर, टू और मोर वेक्टर whose line of action intersect, whose line of action intersect at the same point, ठीक है, whose line of action intersect at the same point लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट द सेम पॉइंट, या कॉमन पॉइंट कर लीजिए, ठीक है, आर कॉल्ड कंकरेंट वेक्टर। कैसा वेक्टर कहलाते हैं बेटा, कंकरेंटर। देखिए मान लीजिए आपके ये तीन वेक्टर हैं, ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर सी है। तो ये तीनों एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए कैसे वेक्टर हो गए, कंकरेंट वेक्टर। या मान लीजिए ये वेक्टर ए है
और इस तरफ ये वेक्टर बी है और इस तरफ मान लीजिए अपने वेक्टर सी दिया हुआ है। ठीक है, यदि हम इनके लाइन ऑफ एक्शन को ऐसे बढ़ाते हैं, यदि इनका तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट सेम हुआ, ठीक है, कॉमन पॉइंट एक इंटरसेक्शन होगा जो कॉमन पॉइंट पे आएगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, कंकरेंट वेक्टर। ओके, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा था बेटा, शायद 9 पॉइंट था। यूनिट वेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट वेक्टर है यूनिट वेक्टर। ए वेक्टर whose magnitude is यूनिटी मतलब 1, क्या बेटा 1। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यूनिट वेक्टर। मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर ए है, लेट बी ए वेक्टर ए। ओके, तो हम लोग यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं एक कैप से। ये ऊपर का साइन जो होता है बेटा उसको क्या बोलते हैं, कैप, ए कैप से। तो ए कैप का जो फार्मूला होता है वो होता है वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। अभी आप डेफिनेशन जान जाइए। इस फार्मूले को हम यूज कब करेंगे, कैसे सॉल्व करते हैं, आगे आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। फिलहाल तो जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 हो उसको हम लोग क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर, और उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैप से। ए कैप, मान लीजिए कोई वेक्टर ए है तो उसका यूनिट वेक्टर क्या कैसे रिप्रेजेंट होगा, ए कैप से। और ए कैप का फार्मूला क्या होगा, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए। ठीक है, और यूनिट वेक्टर का काम क्या होता है, यूनिट वेक्टर आपकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स डायरेक्शन ऑफ the vector. It represents direction of the vector. Direction of the vector. Okay. Next है जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर तो बेटा ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, उसको जीरो वेक्टर या नल वेक्टर कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। A vector whose magnitude is 0 called zero vector या null vector। ओके, तो बेटा आज का लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है। ये था वेक्टर का फर्स्ट लेक्चर। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर कल पढ़ेंगे और उसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन से। ओके, तो आज का वीडियो यदि आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। ओके, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए। चलिए बाय बाय।